मारती है तो मार के लिया तो फिर चलिए भाई, मारती है कोट ना सभी को नमस्कार। आज का जो टॉपिक्स रहेगा हमारा, सेल और बैटरी चल रहा है, और सेल और बैटरी में हम जहाँ से बंद किया था वहीं से उसको स्टार्ट हम कर रहे हैं। तो हमने अनुप्रयोग कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है ना, यानी कि जो सेल और बैटरी के अनुप्रयोग हमने कंप्लीट कर लिए थे 2 क्लासों में। इसी से आगे हम चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक सेलों के बारे में। किसके बारे में? रासायनिक सेलों के बारे में। तो सभी जुड़ जाइए, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, रासायनिक सेल। रासायनिक सेल। अब एक चीज देखिए आप लोग, क्योंकि हम स्टार्ट करते ही हैं, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। क्योंकि रासायनिक सेल होता क्या है, चीज़ को समझने की कोशिश करना कि रासायनिक सेल वह सेल होता है जो हमारे को रासायनिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो हमारे को रासायनिक ऊर्जा एकत्रित है और वहाँ पे हमारे को आउटपुट में हमारे को क्या मिले, विद्युत वाहक बल मिले, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक सेल कहते हैं, ठीक है ना। और बात हम यहाँ पे करते हैं सेलों की। सेल 2 प्रकार के होते हैं हमारे पास। कितने प्रकार के होते हैं सेल? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है हमारे पास प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल। और दूसरा है हमारे पास द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल। अब एक चीज देखना कि प्राथमिक सेल क्या होता है और सेकेंडरी सेल क्या होता है, इन दोनों के बारे में अंतर समझना, ठीक है। देखिए, प्राथमिक सेल का मतलब क्या होता है कि वह रासायनिक ऊर्जा जो एक बार यूज लेने के बाद में उसको दोबारा से पुनः यूज नहीं लिया जा सकता है। समझे बात को? जैसे मान लिया कि हमारे पास घड़ी का सेल होता है, और घड़ी का सेल हम घड़ी में लगाते हैं, महीना 2 महीना चलता है, उसके बाद में उसको हम निकाल के फेंक दिया करते हैं ना। फिर उसके बाद नया सेल लगाते हैं, लगाते हो ना, तो वो कौन सा सेल हो गया? प्राथमिक या प्राइमरी सेल हो गया, ठीक है। और एक सेल ऐसा होता है कि जैसे हमने सेल को लगा दिया और डिस्चार्ज हो गया, उसको फिर से दोबारा पुनः चार्ज कर दिया गया, वो कौन सा सेल हो जाएगा? सेकेंडरी सेल हो जाएगा, द्वितीयक सेल हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि पुनः चार्ज नहीं किया जाता है, ठीक है। और इस सेल को पुनः चार्ज किया जाता है, ठीक है भाई। देखना अंतर इस चीज के बारे में समझना कि जो सेकेंडरी सेल होता है उसको हम दोबारा से यूज लिया जा सकता है, और इसको हम पुनः यूज नहीं ले सकते। एक बार यूज लेने के बाद उसको हम फेंक दिया करते हैं, इसको हम दोबारा से यूज ले लेते हैं। इस सेल को हम क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय सेल बोलते हैं। उत्क्रमणीय सेल। अनुत्क्रमणीय का मतलब यानी पुनः चार्जिंग नहीं होती है, और ये कैसा होता है? उत्क्रमणीय सेल, ठीक है। तो 2 चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई है कि ये पुनः चार्ज होता है, ये पुनः चार्ज नहीं होता है, ये अनुत्क्रमणीय होता है, ये उत्क्रमणीय होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सेलों के प्रकारों की अगर बात करते हैं हम, तो सेलों के प्रकारों के हमारे पास ये अन्य प्रकार के सेल होते हैं। अन्य प्रकार के सेल होते हैं, और ये हमारे पास मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के सेल होते हैं। 3 प्रकार के सेल होते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास सबसे पहला हमारे पास अन्य प्रकारों में जैसे पहला सेल होता है हमारे पास वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक सेल, ठीक है। नंबर 2 होता है डैनियल सेल। डैनियल सेल। और तीसरा है लैक्लांसी सेल। लैक्लांसी सेल। और चौथा है शुष्क सेल, ठीक है। 5वां सेल है मरकरी सेल। मरकरी सेल। 6 नंबर है सिल्वर ऑक्साइड सेल। सिल्वर
ऑक्साइड सेल। ठीक है, डैनियल वोल्टाइक लैक्लांसी शुष्क मरकरी। और इसमें हमारे पास होता है, जैसे पहला सेल होता है हमारे पास सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। ठीक है, नंबर 2 होता है हमारे पास निकिल आयरन सेल। और नंबर 3 होता है निकिल कैडमियम सेल। ठीक है, ये 3 सेल हमारे पास, इसको हम बोलते हैं लेड एसिड सेल, लेड एसिड सेल। ठीक है, तो ये हमारे पास प्राइमरी सेल, ये सेकेंडरी सेल। ठीक है, हम सबसे पहले इन प्राइमरी सेलों के बारे में हम पूरी डिटेल से इस चीज के बारे में एक एक सेल को क्या करेंगे हम समझेंगे। ठीक है ना, तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी सेल किसे कहते हैं और सेकेंडरी सेल किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो प्राइमरी सेलों की बात हम दोबारा से कर लेते हैं एक बार दोबारा से, कि प्राइमरी रासायनिक सेल वह रासायनिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में यानी कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक सेल बोला जाता है। रासायनिक सेल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल भी 6-7 प्रकार के होते हैं। तो यहां से हम प्रॉपर तरीके से इन दोनों सेलों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार दोबारा से फिर से एक बार दोबारा इसकी परिभाषाएं देख लो कि रासायनिक सेलों के बारे में हम बात कर रहे थे। रासायनिक सेल किसे कहते हैं, यानी कि वह रासायनिक ऊर्जा जो वैद्युतिक ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है, यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक सेल कहते हैं। रासायनिक सेल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, जिसमें प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल भी 6-7 प्रकार के होते हैं, जो हमारे पास वोल्टाइक सेल, डैनियल सेल, लैक्लांसी शुष्क मरकरी, सिल्वर ऑक्साइड सेल। ठीक है, और एक लिथियम सेल और होता है, कौन सा होता है, 7 नंबर, लिथियम सेल, लिथियम सेल। ठीक है, तो ये हमारे पास प्राइमरी सेल थे। और सेकेंडरी सेलों की अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे हमारे पास सीसा संचायक सेल यानी कि लेड एसिड सेल होता है, दूसरा निकिल आयरन सेल और तीसरा है निकिल कैडमियम सेल। ये 3 प्रकार के मुख्यतः हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है, वहां से हमारे पास ज्यादा से ज्यादा हमारे पास लेड एसिड सेल, जो हमारे पास बैटरी होती है, जो सीसा संचायक सेल होता है, वहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पुटअप होता है। ठीक है, और प्राइमरी सेलों में से किसी भी जो हमारे पास 6-7 प्रकार के सेल है, उन 6-7 प्रकारों में से कहीं से भी 1 सवाल या 2 सवाल आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, और सवाल भी किस प्रकार का पूछा जा सकता है कि जैसे मान लिया कि डैनियल सेल है, डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, और डैनियल सेल का एनोड और कैथोड किसका बना हुआ होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से कोई सा भी हमारे पास सेल है, उस सेल का एनोड, कैथोड, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है कि कौन सा सेल किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से नहीं करता है, उसका कितना विद्युत वाहक बल होता है, कितना नहीं होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को इस प्रकार से क्यों बता रहा हूँ ये सीसा संचायक सेल, क्योंकि ये सीसा संचायक सेल हर बार क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई सा भी टेक्निकल का जो एग्जाम होता है, चाहे आप ITI का समझ लो, चाहे आप टेक्निकल से संबंधित चाहे कोई कंपटीशन का एग्जाम हो, वहां पे भी आप लोगों को सीसा संचायक सेल आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ठीक है, और कई बार क्या कर लेता है, निकिल आयरन और निकिल कैडमियम जो सेल होता है, दोनों एक ही प्रकार के सेल होते हैं, जो थोड़ा सा अंतर होता है, बस एनोड और कैथोड वाली बात होती है। इसके अंदर हमारे पास जो कैथोड की जो छड़ होगी वो आयरन की बनी होती है, इसमें कैडमियम की बनी होती है, बस इतना ही अंतर होता है। और सारी संरचना दोनों सेलों की समान सी की ही होती है, बस केवल एक ही होता है, इसकी कैथोड छड़ आयरन की होती है और इसकी कैडमियम की होती है। ठीक है ना, तो दोनों सेलों की संरचना, कार्य विधि सभी की सेम है, और विद्युत वाहक बल भी कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं कि क्वेश्चन कहां से बन सकता है, कि प्राइमरी सेल का उपयोग दोबारा से हम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि प्राइमरी सेल अनुत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय है। कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। और सेकेंडरी सेल किस प्रकार का होता है, उत्क्रमणीय सेल होता है। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, इसको पुनः से चार्ज किया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा और वैद्युतिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला जो डिवाइस होता है हमारे पास बैटरी होती है, जो उसको दोबारा से उत्क्रमणीय किया जा सकता है। ठीक है ना,
तो आज हम प्रॉपर तरीके से इन्हीं सेलों के बारे में, प्राथमिक सेलों के बारे में पूरी डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो चले। तो सबसे पहले हमारे पास है प्राइमरी सेलों के बारे में। तो हम सबसे पहले एक चीज लिखेंगे कि रासायनिक सेल किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो रासायनिक सेल का मतलब वह है सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में या विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक सेल कहते हैं। लिखिए, अभी देखिए हम बात कर रहे थे रासायनिक सेलों की, तो रासायनिक सेल की हमने परिभाषा लिख ली है और परिभाषा के बाद में प्राथमिक सेल की बातें कर रहे हैं। तो प्राथमिक सेल हम किसे कहते हैं और प्राथमिक सेल के भी हमने एक परिभाषा लिख ली है। और प्राथमिक सेलों के जो प्रकार हैं, उन प्रकारों में से सबसे पहला प्रकार हमारे पास है वोल्टाइक सेल। ठीक है ना, इसी प्रकार से हम वोल्टाइक सेल को पूरी डिटेल से उसकी संरचना के अनुसार, उसकी रासायनिक अभिक्रिया के अनुसार ही क्या करेंगे, उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो समझिए अच्छी तरीके से, उसको समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहला हमारे पास सेलों के जो प्रकार हैं, उन प्रकारों में सबसे पहला हमारे पास है वोल्टाइक सेल या वोल्टाइक सेल। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि वोल्टाइक सेल किस नाम से क्यों पड़ा है। एक वोल्टा नामक वैज्ञानिक था, ठीक है, उसी वैज्ञानिक के नाम के अनुसार ही इस वोल्टाइक सेल का नाम पड़ा है। ठीक है ना, और इसका नाम पढ़ने के बाद में ये किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से नहीं करता है। जो सेल हमारे पास है, जो सेल हमारे पास होता है, जो यूज करते हैं, उसी प्रकार का सेल होता है, बस एक नाम उसका अलग है, उसका इलेक्ट्रोलाइट अलग है। ठीक है, और उसका एनोड और कैथोड अलग है, उसकी धारा का अंदर की और बाहर की जो प्रभावित होती है वो सबकी अलग अलग है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम एक डायग्राम से समझते हैं उसको, कि हमने एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डायग्राम है। इस डायग्राम से आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना है कि ये हमारे पास डायग्राम है। ये हमारे का हमने पात्र लिया है, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टामीटर, वोल्टामीटर बोलते हैं। और ये किसका बना होता है, कांच का जार होता है, कांच का जार या रबड़ का। ठीक है, तो किसी का भी किसी प्रकार से भी हो सकता है। अब इस जार के अंदर क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, H2SO4 है। कौन सा है, H2SO4 है। और H2SO4 के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड्स अंदर डाल रखे हैं इस इलेक्ट्रोलाइट के मध्य में। वो 2 इलेक्ट्रोड हमारे पास कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास है कैथोड और एक हमारे पास एनोड, जिसको हम धनायन और ऋणायन बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए कि हमारे पास जो कैथोड इलेक्ट्रोड है, वो इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो है वो इस तरफ से, और ये एनोड का जो है वो इसकी तरफ तीर का निशान लगा हुआ है ना। तो दोनों की जो क्रियाएं हैं वो आपस में एक दूसरे के कार्य कर रही है। और हमने इन दोनों के बीच में क्या लगा दिया, एक लैंप लगा दिया। क्या लगा दिया, लैंप लगा दिया। और लैंप क्या करेगा, जलना शुरू हो जाता है। लगता है ना कि लैंप को हमने एक बार प्लस और जो माइनस मिल जाता है तो लैंप क्या करने लगता है, ग्लो करने लग जाता है। अब देखना इसके बाद क्या होता है कि जो कैथोड की जो छड़ होती है वो किसकी बनी होती है, क्वेश्चन आया हुआ है, कैथोड की छड़ किसकी बनी होती है, जस्ते या जिंक की बनी हुई होती है। और एनोड की जो होती है कॉपर की बनी हुई होती है। यहाँ पे ध्यान रखना, जो वोल्टाइक सेल होता है उसका जो एनोड होता है वो कॉपर का होता है, और जो कैथोड होता है वो जिंक या जस्ते का होता है। और उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो किस प्रकार का होता है, H2SO4 होता है। कौन सा होता है, H2SO4 होता है, और जिसको हम बोलते हैं तनुगंधक अम्ल बोला जाता है। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि इसका विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.08 क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन कितने बन गए, एक क्वेश्चन हमारे पास इसका विद्युत वाहक बल पूछ सकता है, कैथोड पूछ सकता है, एनोड पूछ सकता है, और इलेक्ट्रोलाइट पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा बात तीसरी हमारे पास ये आती है कि जो हमने दोनों इलेक्ट्रोड्स इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के मध्य में जब डाल रखे हैं और जब ये कार्य करना शुरू करता है, जैसे इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो है वो प्रभावित होगा तो लैंप क्या करने लग जाता है, जलने लग जाता है। ठीक है, जब इसके अंदर क्या होता है कि इस वोल्टाइक सेल के अंदर की अगर मैं बात करता हूं, कौन से, इस सेल के अंदर की बात करता हूं, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, हमेशा जस्ते से कॉपर की ओर कार्य करता है। जस्ते से कॉपर की ओर बाहर की तरफ अगर बात करते हैं तो कैसे, कॉपर से जस्ते या जिंक की तरह कार्य करता है। ठीक है, ध्यान रखना, अंदर की तरफ तो जस्ते से कॉपर की ओर, जस्ते का मतलब यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि जस्ता हमारे पास क्या है, यानी कि कैथोड से
कैथोड से एनोड की ओर, और बाहर की तरफ अगर बात करते हैं तो एनोड से कैथोड की ओर। ये सवाल भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। अंदर अगर बात करें, अंदर की तरफ जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो हमेशा कैथोड से एनोड की ओर प्रभावित होता है। अगर जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ अगर बात करते हैं तो एनोड से कैथोड की ओर होता है। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं कि अगर हम सर्किट की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, बाह्य सर्किट की, जो बाह्य सर्किट होता है, जैसे हमारे पास ये सर्किट हमारे पास लगा हुआ है, तो हमेशा बाह्य सर्किट की अगर बात करता हूँ, बाह्य परिपथी हमेशा एनोड से कैथोड की ओर धारा प्रभावित होता है, एनोड से कैथोड की ओर प्रभावित होता है, ठीक है। अब एक चीज बताइए आप कि जैसे हमारे पास एक तो इलेक्ट्रॉन होता है और एक हमारे पास धारा होती है ना, धारा और इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये सर्किट हमारे पास है। अब चलो एक चीज बताइए कि धारा हमेशा किस दिशा से किस दिशा की ओर होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है कि नहीं होता है? प्लस से माइनस की ओर होता है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से प्लस की ओर होता है। समझ गए बात को? तो इसी प्रकार से हमने अंदर और बाहर की बात की, इलेक्ट्रोड से यानी कि एनोड से कैथोड की ओर और कैथोड से एनोड की ओर। तो दोनों चीज हमारे पास है। तो तीसरी बात हमारे पास विद्युत वाहक बल की आती है, तो हमारे पास इतना भी इसका विद्युत वाहक बल होता है। ज्यादा अगर क्वेश्चन कहां से पूछता है, उसका इलेक्ट्रोलाइट पूछ सकता है। मेन बात यहाँ पे आती है कि जो वोल्टाइक सेल का इलेक्ट्रोलाइट किसका होता है? H2SO4 का होता है, ठीक है। और दूसरी बात, वोल्टाइक सेल का एनोड किसका बना हुआ होता है? कॉपर का बना हुआ होता है, और उसका कैथोड किसका बना हुआ होता है? जिंक या जस्ते का बना हुआ होता है। चौथा क्वेश्चन हमारे पास आता है विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.08 वोल्ट होता है, ठीक है। चौथी बात हमारे पास ये आती है कि वोल्टाइक सेल के अंदर की तरफ धारा किस दिशा से किस दिशा की ओर होती है? अंदर की तरफ कैथोड से एनोड की ओर, अंदर की तरफ जस्ता और कॉपर। जस्ता क्या है आप ये पे? कैथोड से एनोड की ओर जा रहा है, क्लियर। और बाहर की तरफ अगर धारा प्रभावित करवाते हैं तो एनोड से कैथोड की ओर होता है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का जो प्रभाव होता है हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, ठीक है। और जो धारा का जो प्रभाव होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ प्रभावित होता है। तो ये था हमारे पास इस वोल्टाइक सेल की संरचना, ठीक है। अब इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया आएगी, तो रासायनिक अभिक्रिया की अगर मैं बात करता हूं, रासायनिक अभिक्रिया जैसे हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास H2SO4 है ना, है कि नहीं है? अगर इसको मैं रासायनिक अभिक्रिया के टुकड़ों में अगर तोड़ता हूं, इसको आयनों में विभक्त करता हूं, तो हमारे पास क्या होगा? 2H धनायन हो जाएगा प्लस SO4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? नेगेटिव। तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई कि नहीं हुई? होगी ना। इसी प्रकार से हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में भी आयनों में इसको विभक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आई ये चीजें? तो प्राथमिक सेल का, प्राथमिक वोल्टाइक सेल जिसके हम बात कर रहे हैं, तो वोल्टाइक सेल अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो उतारिए इसको, उतार लिए सभी ने? तो देखिए हम करते हैं जो वोल्टाइक सेल की हम बातें कर रहे थे। अब देखिए यही हम क्या कर लेते हैं, वोल्टाइक सेल के अंदर जितने भी मतलब है जो दोष होते हैं, जो हानियां होती है भाई, जैसे हमारे पास वोल्टाइक सेल है, उस वोल्टाइक सेल के अंदर क्या होगा? दोष उत्पन्न हो जाता है। और वो दोष हमारे पास कौन कौन से होते हैं? दो दोष पाए जाते हैं। जो दो दोष कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारे पास होता है स्थानीय क्रिया दोष, और एक होता है ध्रुवीय साधन दोष। इसको हम बोलते हैं लोकल एक्शन दोष इफेक्ट, और जो हमारे पास जो पोलराइजेशन और एकल दोष, ठीक है। तो अब देखिए हम बातें यहीं पे कर लेते हैं इसी डायग्राम से। देखिए भाई बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं दोषों की। दोष को समझिए कि वोल्टाइक सेल के अंदर दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं, जिसमें दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारे पास स्थानीय क्रिया दोष, स्थानीय क्रिया दोष, ठीक है। और दूसरा होता है हमारे पास ध्रुवीय छादन दोष, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। अब देखिए
भाई वोल्टाइक सेल के अंदर जो स्थानीय क्रिया दोष किस प्रकार का होता है, जैसे मान लिया कि वोल्टाइक सेल के अंदर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, कौन कौन से हैं, एनोड और कैथोड है। एनोड और कैथोड के होने के कारण से क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये कैथोड है और ये एनोड है, और स्थानीय क्रिया दोष का मतलब यहाँ पे है कि जो कैथोड की जो छड़ होती है इसके ऊपर क्या हो जाता है, छोटे छोटे कार्बन की परत जम जाती है। क्या जम जाती है, कार्बन की परत जम जाती है। और वो किस प्रकार के होते हैं, वो अशुद्धि प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, अशुद्धि की परत जम जाती है। जैसे हम एक एग्जाम्पल तौर पर हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई बाजार के बीच में से कोई बाइक लेके चल रहा है और एक मतलब है इस प्रकार का जो कार्टून है जो बाइक को इधर उधर घुमाता है और किसी दूसरे की भिड़ जाती है, ठीक है, और भिड़ने के बाद में उसके लग जाती है, और लगने के बाद में लगी उस आदमी के है, और लगते ही क्या हो जाती है, उसके आसपास क्या हो जाती है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? वो जो भीड़ है ना, वो एक छोटे छोटे सेल है, एक असामाजिक तत्व है जो एक क्या करते हैं, कुचालक की तरह काम करते हैं। समझ रहे बात को? लेकिन उनमें से कोई एक आदमी समझदार होता है, वो क्या कर देता है, उस भीड़ को अलग कर देता है, करता है ना, और उस वो भीड़ को अलग करने वाला ही क्या कहलाता है, एक अमलगमेशन कहलाता है, यानी कि वो एक पारे की परत चढ़ाना। समझ रहे मेरी बात को? कि जैसे मान लिया कि कोई व्यक्ति उसके भीड़ के पास में आकर उसको कह देगा चलो कोई बात नहीं भाई, लगी तो नहीं किसी के, कोई बात नहीं लगी तो अपने अपने जगह पे चलो, कह देते हैं ना कि भाई किसी के नहीं लगी, शांति से निपटारा कर देते हैं। लेकिन उसमें एक ही आदमी समझदार होता है, ऐसा नहीं सारे के सारे समझदार होते हैं, और बाकी के सारे असामाजिक तत्व होते हैं जो भड़काने वाले होते हैं। समझ रहे हो? नहीं इसकी तो ज्यादा लगी है, इसको तो हॉस्पिटल पहुंचाइए, ठीक है। तो इस प्रकार के है ना, वो जो ज्यादा मतलब उत्साह एक्साइटेड करने वाले होते हैं, ठीक है, वो इधर उधर की बातें करने लगते हैं। लेकिन उसमें एक ही आदमी होता है जो उसको समझदारी से बात करता है और उसको अच्छी तरीके से दोनों को निपटारा कर देता है कि भाई तू इधर चल और तू इधर चल, भाई किसी का नुकसान नहीं हुआ तो अपना आराम से अपने घर पहुंचिए। ये तो बातें होती हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि जो कैथोड की जो छड़ होती है, इस कैथोड की छड़ के पास में छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, अशुद्धि के कण क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। ये भीड़ इकट्ठी होगी यहाँ पे, ठीक है, और ये भीड़ इकट्ठी होगी तो ये परत क्या हो जाती है, थोड़ी मोटी हो जाती है, होती है ना। लेकिन जिसके लगी है वो व्यक्ति नहीं दिखेगा आप लोगों को। दिख रहा है क्या यहाँ पे, ये कैथोड दिख रही है आपको, ये इलेक्ट्रोड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो ये जो नहीं दिख रहा है ना, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा यहाँ पे। लेकिन इसको तो दिखने का मतलब यहाँ पे ये है कि वो दिख ही नहीं रहा है और एक किस तरह काम कर रहा है, एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा यहाँ पे ये। लेकिन वहां पे हम भी यही कहेंगे यार किसके लगी, किसके लगी, बोलेंगे बातें, लेकिन वो लगी है वो तो हमारे को दिखेगा ही नहीं। और जिसके ऊपर काम परत चढ़ रही है वो तो हमारे को दिखेगी नहीं। वो हमारे पास कौन सी परत कहलाती है, कैथोड कहलाती है। और उसके ऊपर किस प्रकार की परत होती है, अशुद्धि की प्रकार की। और ये अशुद्धि ही क्या होती है, धीरे 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 क्या हो जाती है, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और एक ऐसा रूप ले लेती है जो एक शॉर्ट सर्किट का रूप बना देती है, और दोनों प्लेटों को क्या कर देती है, शॉर्ट सर्किट कर देती है, और वहां पे बैटरी काम करना बिल्कुल ही बंद कर देती है ना। लेकिन वही बात है, वहां पे आते हैं दोबारा से उसी बात पे, लेकिन जब उस आदमी जिसके लगी है उसको एक सोचने समझने की शक्ति को बिल्कुल खत्म कर देती है वो भीड़, ठीक है। अब वो नहीं सोचता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, उसके बारे में कोई दिमाग में कोई बातें नहीं आती है। वही बात इस कैथोड की है, इसको कोई सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं रहेगी, इसको तो केवल एक शॉर्ट सर्किट के रूप में बना देगा और इन दोनों प्लेटों को आपस में क्या कर देगा, शॉर्ट कर देगा। और ये जो है इसमें चालक करंट प्रभावित नहीं होगी, ठीक है। और जो करंट प्रभावित होगी वो इसके आसपास जो असामाजिक यानी छोटे छोटे प्रकार के सेल थे ना, वो क्या कर लेंगे, करंट को अवशोषित कर लेंगे, पूरी करंट आगे प्रभावित नहीं करेंगे। समझ रहे बात को? तो इस प्रकार से एक कुचालक की तरह काम करेंगे, और जो बाकी का जो काम अकेला है एनोड करेगा, वो एनोड की बस की बात नहीं है कि अकेला काम कर सके, ठीक है ना। और इस दूर को या इस भीड़ को हटाने के लिए, इस छोटे छोटे सेलों को हटाने के लिए क्या करेंगे, पारे की परत चढ़ाई जाती है। किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर पारे की परत चढ़ाई जाती है। और ये पारे की जो परत चढ़ाते हैं उसी से हमें छोटे छोटे सेलों को दूर कर दिया जाता है, और ये हमारे पास जो दोष है, कौन सा दोष, स्थानीय क्रिया दोष, वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। लेकिन दूर किससे निवारण किससे करेंगे हम, पारे की परत चढ़ाकर ही क्या करेंगे, इस कैथोड की छड़ के ऊपर क्या चढ़ाएंगे, पारे की परत। और जो पारे की जो परत चढ़ाई जा रही है उसी को हम क्या बोलेंगे, अमलगमेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, अमलगमेशन बोला जाता है। क्वेश्चन यहां से आ सकता है
कि स्थानीय क्रिया दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार की परत का प्रयोग करते हैं हम? पारे की परत का प्रयोग किया जाता है। और पारे की परत किस इलेक्ट्रोड पर चढ़ाया जाता है? कैथोड की छड़ पर। कैथोड की छड़ पे क्यों? क्योंकि वहां पे ही क्या है, छोटे छोटे सेलों का निर्माण हुआ था। उन्हीं सेलों के ऊपर क्या करेंगे हम? पारे की परत चढ़ाएंगे और छोटे छोटे सेलों क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे और इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा? चालक की तरह काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास स्थानीय क्रिया दोष। इसी प्रकार से नंबर 2 आता है हमारे पास दुर्गत साधन दोष, जिसको हम पोलराइजेशन बोला जाता है। पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे कैथोड की छड़ के ऊपर छोटे छोटे सेल बन रहे थे ना, और यहाँ पे हमारे पास जो दुर्गत साधन दोष है वो एनोड की छड़ के ऊपर एक छोटे छोटे क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन के बुलबुले बाहर निकलने लग जाते हैं। क्या निकलने लग जाते हैं? हाइड्रोजन के बुलबुले बाहर निकलने लग जाते हैं। और जो हाइड्रोजन के जो गैस के जो बुलबुले बाहर निकलते हैं वो क्या करते हैं? एक दोष उत्पन्न हो जाता है। और दोष कौन सा होता है? वो दुर्गत साधन दोष बोला जाता है। ठीक है, यानी कि एनोड की छड़ के टर्मिनल्स के ऊपर गैस के या हाइड्रोजन के बुलबुले बाहर निकलना ही एक दोष उत्पन्न होता है, उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन, यानी दुर्गत साधन दोष बोला जाता है। ठीक है, और इस दोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम कि यानी कि जो अब आप लोगों ने देखा होगा बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं ना, और दोनों टर्मिनल्स के ऊपर जैसे मान लिया कि एक छोटे छोटे कार्बन की परत जम जाती है और काम करना शुरू बंद कर देता है, करता है ना। जैसे हाइड्रोजन की गैस बुलबुले बाहर आएंगे तो कार्बन जमेगा, और कार्बन जमेगा तो क्या होगा? बैटरी काम करना बंद कर देगी, करेगी कि नहीं करेगी? उसी प्रकार के उस जो कार्बन की जो परत जम रही है उसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। जो गैस के बुलबुले बाहर निकलते हैं ना, वो एक गैस के रूप में निकलते तो है, लेकिन एक परत जमा देते हैं कुचालक की तरह, या कुचालक की परत जमा देते हैं उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। ठीक है ना, तो ये हमारे पास पोलराइजेशन हो गया। अब अच्छा एक बात बताइए, दोष तो उत्पन्न हो गया, लेकिन इसको दूर कैसे करें? तेजाब डाल के थोड़ी करोगे आप। जैसे एक MnO2 को प्रयोग किया जाता है, MnO2 का। MnO2 का मतलब क्या होता है? मोनोऑक्साइड वाला जो पाउडर होता है, उसके आसपास क्या करेंगे हम? पाउडर का निर्माण प्रयोग करेंगे, और पाउडर से हम क्या करेंगे? उसको साफ करेंगे। इसको MnO2 का प्रयोग करके हम इस दोष का निवारण किया जा सकता है। क्लियर? तो दोनों दोष क्लियर हो गए। ध्यान रखना, प्राइमरी जो सेल होता है उसके अंदर 2 ही दोष पाए जाते हैं। जो हमारे पास कौन कौन से होते हैं? स्थानीय क्रिया दोष और एक दुर्गत साधन दोष होता है। ठीक है, और जो हमारे पास सेकेंडरी सेल 4 प्रकार के दोष पाए जाएंगे, वो सेकेंडरी सेल में आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है ना, लेकिन आप लोग ये चीज याद रखना कि प्राइमरी सेल के अंदर 2 ही दोष होते हैं, और वो दोष भी हमारे पास वोल्टाइक सेल और डैनियल सेल के अलावा किसी दूसरे सेलों के अंदर नहीं लगेंगे। किसी में लगेगा तो एक दोष लगेगा, किसी में लगेगा ही नहीं। ज्यादा अगर वोल्टाइक सेल है, उस वोल्टाइक सेल में ही दोनों लगते हैं, जो स्थानीय क्रिया दोष और दुर्गत साधन दोष लगता है। ठीक है ना, तो दोनों दोष क्लियर हो गए। वोल्टाइक सेल का जो दोष कंप्लीट है, समझ में आ गया सही तरीके से? तो लिखिए भाई इसको। तो ये तो था हमारे पास स्थानीय क्रिया दोष के बारे में पूरी डिटेल से हमने आप लोगों को पढ़ लिया, लिख लिया। ठीक है, अब दूसरे हम बात करते हैं दुर्गत साधन के बारे में भी हम आप लोगों को बता दिया। लेकिन एक चीज और थोड़ा सा हम बता देता आप लोगों को कि जैसे जब दुर्गत साधन दोष होता है, जब हाइड्रोजन की गैस बुलबुले बाहर निकलते हैं ना, उस कंडीशन के अंदर जो सेल होता है ना, सेल का जो आंतरिक जो प्रतिरोध होता है, वो प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। और प्रतिरोध जब बढ़ेगा तो करंट का प्रवाहित होना बंद हो जाता है ना। तो रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट का मान क्या रहेगा? कम रहेगा। तो इसी करंट का मान कम होने से इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, और जब प्रतिरोध ज्यादा है तो उसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे है कि यानी कि जो वोल्टेज का जो मान है वो अन्य किसी परिपथ में बहने लग जाएगा, और वहां पे वोल्टेज खपत होना शुरू हो जाएगी। उसी जगह हम क्या हो जाएगा? यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। किस कारण से? इस आंतरिक प्रतिरोध के कारण से। ठीक है ना, तो लिखिए दुर्गत साधन दोष में भी लिखिए दुर्गत साधन दोष में, जब सेल में रासायनिक क्रिया होती है, जब सेल में रासायनिक क्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में
रासायनिक क्रिया होती है? रासायनिक क्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में पॉजिटिव प्लेट या एनोड पर एकत्रित होने लगती है। तो हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में पॉजिटिव प्लेट या एनोड पर एकत्रित होने लगती है और धीरे धीरे पूरी प्लेट ढक जाती है। और धीरे धीरे पूरी प्लेट ढक जाती है। इससे सेलों का आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। इससे सेलों का आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। प्रतिरोध बढ़ने से वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ता है। प्रतिरोध बढ़ने से वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ता है। प्रतिरोध बढ़ने से वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ता है। जब प्रतिरोध बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में पावर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो लिखिए फलस्वरूप पावर हानि भी बढ़ती है। पावर हानि भी बढ़ती है। पावर हानि बढ़ेगी तो उसका जो बैक ईएमएफ है उसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब बैक ईएमएफ बढ़ रहा है, प्रतिरोध बढ़ रहा है, पावर बढ़ रही है, ठीक है, तो सारा काम हो रहा है, तो सारा बैक ईएमएफ भी काम इसी प्रकार से करेगा। ध्रुवीकरण के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड, क्रोमिक एसिड आदि प्रयोग में लाया जाता है। इसमें एक हम वो देख लेते हैं, MnO2 यानी 2MnO प्लस हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो हमारे पास Mn2O3 प्लस H2O, 2Mn2O3 प्लस ऑक्सीजन के साथ और MnO2 ये भी लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए इसमें। ध्रुवीकरण के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड, क्रोमिक एसिड आदि प्रयोग में लाया जाता है। तो नीचे वाला लिख लो। डैनियल सेल, वोल्टाइक सेल, हमने उसकी प्रॉपर तरीके से उसकी ये रोको जी, कोई बात नहीं, बोलो। प्रॉपर तरीके से अपने वोल्टाइक सेल पूरी डिटेल से उसके बारे में, वोल्टाइक सेल के बारे में हमने पूरी डिटेल से पढ़ लिया इसको। और अब इसके बाद दूसरा सेल हम पढ़ेंगे जो डैनियल सेल है। उस डैनियल सेल के बारे में पूरी डिटेल से, उसके अंदर उनके दोषों के बारे में भी जांच कर लेंगे कि कौन कौन सा दोष उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम जो आप लोगों को सेल के बारे में जो चीजें बताई जा रही है, जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो पूरी डिटेल से आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दिया गया है। अगर फिर भी अगर आप लोगों को कोई संशय है तो आप लोग उसको बता सकते हो। ठीक है भाई, तो लिखिए नंबर 2 डैनियल सेल। नंबर 2 देखिए भाई, नंबर 2 हमारे पास है डैनियल सेल। पहला सेल हमने वोल्टाइक सेल कंप्लीट कर लिया है। उसी प्रकार से दूसरे सेल के बारे में हम प्राथमिक सेल पढ़ेंगे, डैनियल सेल। डैनियल सेल हमने एक चित्र बना दिया है डैनियल सेल का, और इस डैनियल सेल के बारे में हम समझेंगे कि डैनियल सेल होता क्या है। ये डैनियल नामक वैज्ञानिक के नाम पे ही पढ़ा है ये भी। ठीक है, तो देखिए भाई, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो पात्र है, वो पात्र किसका बना हुआ होता है, कॉपर का बना हुआ होता है। किसका होता है ये, कॉपर का बना हुआ होता है। जो वोल्टामीटर होता है, वोल्टामीटर किसका बना होता है, कॉपर का, कॉपर पॉट का बना हुआ होता है, कॉपर पात्र होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा हमारे पास, कौन सा होगा, CuSO4 होता है। कौन सा होता है,
CuSO4 होता है, और हमारे पास इसके अंदर जो एनोड होता है और एक हमारे पास कैथोड होता है। कैथोड हमारे पास किसकी होगी, यहाँ पे जिंक की होगी। किसकी होगी, जिंक की होगी। और हमारे पास एनोड किसका होगा, कॉपर का होगा। समझ रहे इस बात को, ये जिंक जिसको हम जस्ता बोलते हैं, ठीक है भाई। और इसके अंदर जब हमारे पास जो क्रिया होती है किस प्रकार से काम करेगा, और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट हो गया कॉपर सल्फेट, कॉपर पात्र बना हुआ है, एनोड और कैथोड हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। जो हमारे पास क्या भरा हुआ होता है इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रूप में CuSO4 होता है, ठीक है। और ये दूसरी बात हमारे पास क्या होता है इसके अंदर, इसका जो इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है 2 से 6 ओम होता है। कितना होता है, 2 से 6 ओम होता है। और इसका विद्युत वाहक बल, इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है। कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है। तो ये थी हमारे पास इसकी पूरी स्ट्रक्चर की, जहां से सवाल आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि डैनियल सेल के पात्र किसका बना हुआ होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट किस प्रकार का होता है, कौन सा होता है, एनोड किसकी बनी हुई होती है, कैथोड किसकी होती है, उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, इसका विद्युत वाहक बल कितना होता है। तो सारी डिटेल आप लोगों को यहाँ बता दिया। लेकिन अब इसकी जो कार्यविधि है, वो कार्यविधि किस प्रकार से हम करेंगे कि देखना कि जैसे किसी इलेक्ट्रोलाइट के मध्य में, यानी कि जो CuSO4 है, जो कॉपर सल्फेट है, उस कॉपर सल्फेट के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स हैं, जो एनोड और कैथोड है। जो एनोड किसकी बनी हुई होती है, कॉपर की होती है, और जो कैथोड किसकी होती है, जिंक की बनी हुई होती है। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ये है जिंक की है, जो कैथोड है, और ये हमारे पास एनोड है जो कॉपर की बनी हुई होती है। जब ये हमारे पास क्रिया करती है, अब देखना जो पात्र है, वो पात्र का ही एक एनोड जो हमारे पास है, एनोड बना हुआ होता है। पात्र के बीच में बीचों बीच जो आप लोगों ने एक सेल देखा हो, मोटा वाला सेल जो आपने रेडियो में चलाते हैं ना रेडियो में, जो बीच में एक टोपी सी पीतल की होती है, वो तो किसकी होती है, कैथोड की, जिंक की बनी होती है। पूरी की पूरी कार्बन की छड़ होती है, जिंक की छड़ होती है ना। और जो शैडो वाला जो पर्त है, वो किसकी तरह काम करता है, यहाँ पे एनोड की तरह काम करता है। वो किसका होता है, कॉपर का बना हुआ होता है, ठीक है। तो वही इसी प्रकार से काम कर रहा है यहाँ पे। जब इसके अंदर जब कार्य शुरू करना करते हैं, तब क्या होता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाली बात यहाँ पे आती है। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कोई मतलब नहीं है। जब एक बार उसको ये रासायनिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसके बाद उसको पुनः इसको डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता है। ये चीजें हम आप लोगों को प्राइमरी सेल के बारे में फर्स्ट में आप लोगों को बता दिया था कि प्राइमरी सेल अनुत्क्रमणीय होता है, एक बार यूज लेने के बाद उसको दोबारा से यूज नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इस सेल के अंदर क्या होता है, कोई दोष नहीं पाया जाता है, कोई दोष नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर स्थानिक क्रिया दोष और जो ध्रुव साधन दोष होता है, दोनों में से कोई सा भी दोष पाया नहीं जाता है, क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी कोई प्रति नहीं होती है इसके ऊपर कोई असामाजिक तत्व प्राप्त हो या कोई छोटे छोटे लघु सेल बनाए, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का दोष पाया नहीं जाता है, ठीक है भाई। तो ये था हमारे पास डैनियल सेल। तो डैनियल सेल की जो मुख्य बातें थी हम आप लोगों को बता दिए, ठीक है। वोल्टामीटर किसका बना हुआ होता है, इलेक्ट्रोलाइट किसका होता है, एनोड किसका बना हुआ होता है, कैथोड किसका होता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या कितना होता है, इसका विद्युत वाहक बल कितना होता है, और इसके अंदर दोषों की अगर बात करते हैं तो कोई दोष नहीं पाया जाता है, ठीक है। क्लियर है चीजें। अब इसको प्रॉपर तरीके से डिटेल से इस चीज के बारे में हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखिए, देखिए भाई, इस सेल में तांबे का बर्तन होता है। इस सेल में इसकी पूरी डिटेल से समझ लेंगे, और रासायनिक क्रिया है, ये चीजें मैं अभी आप लोगों को लिखवाऊंगा ना, तो उस चीज में आप लोग यहाँ से नोट कर लेना इसको, ठीक है। इसके अंदर Zn प्लस H2SO4 यानी जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होती है, एनोड के कैथोड के रूप में कार्य करती है। CuSO4 प्लस हाइड्रोजन होता है, वो H2SO4 प्लस कॉपर यानी कि एनोड की तरह काम करता है। जो चीजें हम आप लोगों को ऊपर बता दिए गए, ये इसकी रासायनिक क्रिया होती है। लिखिए, इस सेल में तांबे का बर्तन होता है जो पॉजिटिव प्लेट का कार्य करती है, पॉजिटिव प्लेट का कार्य करती है।
पॉजिटिव प्लेट का कार्य करती है तथा इसमें कॉपर सल्फेट कोष्ठक लिख लो, नीला थोता जिसमें हमारे पास होता है CuSO4, नीला थोता का घोल भरा होता है, जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। देखो विद्युत अपघट्य का इलेक्ट्रोलाइट किसका होता है? CuSO4 का होता है, जो विद्युत अपघट्य का काम करता है, जिसको नीला थोता भी बोला जाता है। जो चीजें हम आप लोगों को समझाया था उसी प्रकार को हम इसको सरल तरीके से डिटेल से इसके बारे में हम नोट कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ITI के अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकता है ये सवाल, ठीक है ना। तो आपके प्रैक्टिकल और एग्जाम यानी थ्योरी के एग्जाम यानी कि आपके आज जून जुलाई के आसपास होने वाले हैं, तो इस प्रकार से हम इसी प्रकार सिलेबस को धीरे धीरे कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छी तरीके से पढ़िए, उसके बाद वो ऑब्जेक्टिव लोग, क्योंकि हम एक आप लोगों को जो चैप्टर वाइज क्या ले रहे हैं, एक MCQ तैयार कर रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप की, जो अपने पेपर के अंदर आने वाले होते हैं, ठीक है ना। जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसी चैप्टर के अनुसार हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, तो आप लोगों को वो भी प्रोवाइड करवाएंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। तो प्रत्येक चैप्टर का आप पढ़ोगे, थ्योरी पढ़ोगे, उसके बाद उसके MCQ क्वेश्चन लगाइए ताकि आप लोग अच्छे तरीके से क्लियर कर सके आप पेपर को, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट है, इसमें एक रंध्र में हाँ भाई, हमने आज कंप्लीट दोनों सेल, प्राइमरी सेल के 2 सेल कंप्लीट किए हैं, जो डैनियल सेल के बारे में और वोल्टाइक सेल के बारे में हमने पूरी डिटेल से अच्छी तरीके से समझ लिया। चाहे आप ITI के एग्जाम की बात कर लो, चाहे कंपटीशन एग्जाम की बात कर लो, अगर कोई सा भी फैक्ट आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। हम आप लोगों को एक पूरे तरीके से, चाहे आप उसकी थ्योरेटिकल किसी प्रकार से लिखे, लेकिन उसके मोस्ट फैक्ट हमने आप लोगों को लिखवा दिया है, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से जितने भी बनते हैं वो आप लोगों के सामने है, जो हमने बोर्ड पे लिखा है वही फैक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। कहीं से भी किसी भी प्रकार से घुमा के फिरा के किसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है। और जो दूसरी बात, प्राइमरी सेल के अंदर हमने जो वोल्टाइक सेल पढ़ा है, उस वोल्टाइक सेल के अंदर दोनों दोष पाए जाते हैं, और जो डैनियल सेल होता है उसके अंदर कोई दोष नहीं पाया जाता है, चाहे स्थानीय क्रिया दोष हो, चाहे ध्रुव साधन दोष हो। क्यों नहीं पाया जाता है, इसका रीजन भी हमारे पास है, क्योंकि जो जिंक की जो छड़ है हमारे पास डैनियल सेल में, जो पहले से उसके ऊपर एक लेपित कर दिया जाता है पारे की परत का, इस वजह से वो दोष आता ही नहीं उसके पास में, ठीक है ना। इस वजह से उसके अंदर स्थानीय क्रिया दोष नहीं होता है, और नहीं उसके अंदर कोई हाइड्रोजन के बुलबुले उबड़ते हैं, ठीक है ना। वो हमारे पास ध्रुव साधन दोष भी नहीं मिल पाता है। तो ये थे आज के हमारे दोनों टॉपिक्स, हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया डिटेल से, और फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग बिल्कुल निसंकोच होकर आप बता सकते हो, ठीक है ना। आप जरूर, आप लोग अगर कोई चीज जब तक नहीं देखोगे, कोई चीज को नहीं पढ़ोगे, तब तक कोई मतलब नहीं है। चाहे आप लोगों को अच्छा किसी भी प्रकार से पढ़ाया जाए, कोई भी टीचर आप लोगों को अच्छे पढ़ाए, लेकिन आपके लिए बिल्कुल नील बराबर है, ठीक है ना। आप चाहे कमेंट किसी प्रकार से करें, लेकिन वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए, तभी आप लोगों को कोई चीज समझ में आएगी। ऐसे नहीं कि बीच में आप लोगों ने देख लिया कि एक फैक्ट हमने पढ़ा है, वो चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आई तो आप उस चीज के बारे में कोई कमेंट डाल देते हो, समझ रहे हो बात को। तो इस चीज से आप घबराना मत, जब से शुरू से लेकर एंड तक आप वीडियो को देखिए, उसके बाद में चीज को समझिए। हम आप लोगों को ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल हम फ्रॉडबाज, हम आप लोगों को समझा रहे हैं, ठीक है। हम एक प्रॉपर तरीके से ITI क्लास चला रहे हैं, ठीक है भाई। तो हम उसी प्रकार से आगे इस लेवल को बढ़ाते हुए चल रहे हैं, स्किल्स को बढ़ा रहे हैं और थ्योरेटिकल पार्ट को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप लोग चाहे कहीं पर भी जाके पढ़े, चाहे कोई सा भी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़िए, कोचिंग में पढ़िए, ठीक है, आप लोगों को यही फैक्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपका सबका तरीका अलग अलग होता है पढ़ाने का, ठीक है। आप लोगों को समझना आप लोगों को पड़ेगा, आप जब तक नहीं समझोगे तब तक कोई मतलब नहीं है। तो आप लोगों को अच्छा सा अच्छा टीचर पढ़ा दे, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नील बराबर होता है। जब तक कोई चीज को तुम खुद स्वयं नहीं पढ़ोगे ना, तब तक कोई मतलब नहीं है, चाहे आपको कितना भी मोस्ट आप लोगों को फैक्ट आपको बोर्ड के सामने पढ़ा दो, ठीक है भाई।
लेकिन दूसरी बात हम लोग आप लोगों को ये गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चीज़ को सपोर्ट करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है, क्योंकि हम इसी प्रकार से आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ की कमी है तो आप लोग सजेशन डालिए कि सर इस प्रकार से आप करिए, ठीक है। और दूसरी बात, आप लोग लाइव क्लास आते हो तो लाइव क्लास के अंदर एक ही कमेंट बार बार मत किया करो, ठीक है ना। और कमेंट भी इस प्रकार से करते हो तो उसका कोई तत्व नहीं होता है, ठीक है। तो डालो इस प्रकार से डालिए कि ताकि आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर मान लिया कि अगर जो बार बार कमेंट करते हो और कोई चीज बेतुक वाली कमेंट करते हो तो उस चीज से आप लोगों को यूट्यूब चैनल क्या करता है, उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है ना। तो इस वजह से आप कमेंट वही करिए जो आप लोगों को संचय लग रहा हो, ठीक है भाई। तो आज का वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आप लोग सबसे ज्यादा इसको ज्यादा से ज्यादा आप यार दोस्तों के अंदर शेयर करिए, और आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।